नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अब तक हमने जो हमारी पहली इकाई है उसमें अब तक हम 4 जो हमारे पाठ हैं इसके बारे में हम अध्ययन और जानकारी ले चुके हैं। और आज हम जो अगला जो यात्रा वर्णन है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं कि गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा जैसा मैंने देखा। हालांकि अभी जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है स्टेट बोर्ड का, उन्होंने डिक्लेयर यहाँ पर किया है कि यह जो हमारा लेसन है, यह जो पाठ है यात्रा वर्णन, इस साल के लिए इसे कम कर दिया गया है। फिर भी हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि इस पर आपको इम्तिहान में, एग्ज़ाम में आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बिंदु भाषावली है मतलब व्याकरण है, इसका भाग आपको इम्तिहान में ज़रूर ही पूछा जा सकता है। लेकिन इसके बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो आप इसे पढ़ भी सकते थे, लेकिन वास्तव में हम इसे अध्ययन ही कर लेते हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा जी का यह यात्रा वर्णन है और इसी के बारे में आज हमें इस यात्रा वर्णन के माध्यम से अध्ययन करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि गोवा एक हमारा जो राष्ट्र है भारत, यहाँ का एक छोटा सा स्टेट है, छोटा सा एक राज्य है। और गोवा नाम सुनते ही सभी को ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारे जीवन में कभी भी अगर हमें चांस मिले तो वहाँ जाकर घूम आए, ऐसा सभी के मन में ख्याल आता है। तो वह ऐसा ही यह पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा। मतलब विनय शर्मा जी ने इनकी आँखों से जिस तरह से गोवा का उन्होंने दर्शन किया है, तो इसी का विवरण विनय शर्मा जी हमें इस पाठ के माध्यम से हमें देने का यहाँ पर प्रयास किया है। और यही हम इस यात्रा वर्णन में देखने वाले हैं कि गोवा जैसा मैंने देखा। विनय शर्मा जी का यह यात्रा वर्णन है। देखो यहाँ पर यह जो प्रस्तुत निबंध है, विनय शर्मा ने भारत के पश्चिमी तट पर बसे गोवा की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों की जीवन शैली, त्योहारों तथा समुद्र तटों का मनोहारी चित्रण किया है। यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। यह तो हम सभी को मालूम है कि गोवा के जितने भी समुद्र तट है वह सब जो पर्यटक है उन पर्यटकों को आकर्षित करने के केंद्र बिंदु रहे हैं। पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप डालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को अभी तक नहीं भूला है। और इसी के बारे में आज हम इस यात्रा वर्णन के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। देखो यहाँ पर विनय शर्मा जी का छोटा सा यहाँ पर परिचय दिया हुआ है, वह हम सबसे पहले देखते हैं और बाद में इस यात्रा वर्णन को हम शुरुआत करेंगे। तो देखो बच्चों, आपको किताब में देखना है जो हमारा पन्ना नंबर 18 है, यहाँ पर विनय शर्मा जी का परिचय दिया हुआ है और वह मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। उनका जन्म मतलब विनय शर्मा जी का जन्म 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ है। उनका परिचय यहाँ पर दिया हुआ है विनय शर्मा जी का। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। मतलब 75% या फिर 85% जितने भी विनय शर्मा जी ने लेखन किए हैं और वह सभी लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। जैसे कि यह भी यात्रा वर्णन गोवा जैसा मैंने देखा। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी नियमित छपती रहती है। मतलब आपकी जो रचनाएं हैं वह रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में भी नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। जैसे कि गोवा जैसा मैंने देखा, यह भी एक यात्रा वर्णन है, यात्रा वृत्तांत ही है। तो विनय शर्मा जी का यह पसंदीदा
क्या है, विधा है यात्रा वर्णन करना। साथ ही आपने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं, कि साथ में ही विनय शर्मा जी ने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, विनय शर्मा जी की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। देखो उसके नीचे दिया हुआ है कृतियाँ, देखो उनकी प्रमुख कृतियाँ आनंद का उद्गम, अमरकंटक, यह सभी क्या है, ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, यह व्यंग्य है। अमरनाथ की यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, यह सभी यात्रा वृत्तांत आदि विनय शर्मा जी की प्रमुख क्या है, कृतियाँ है। तो जो आज हम गोवा जैसा मैंने देखा, यह जो यात्रा वर्णन है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और यही यहाँ पर गद्य संबंधी में दिया हुआ है। मतलब यह इस पाठ का क्या है, सार है, यह इसेंस है इस लेसन का, इस पाठ का। तो चलो बच्चों हम देखते हैं अभी गद्य संबंधी में। देखो नीचे गद्य संबंधी, प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। मतलब यह जो प्रस्तुत यात्रा वर्णन है, कौन सा है यात्रा वर्णन, गोवा जैसा मैंने देखा। तो इस यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा का जो सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन इस यात्रा वर्णन के माध्यम से विनय शर्मा जी ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है, और यही आज हमें इस यात्रा वर्णन के माध्यम से देखना है। तो चलो बच्चों यहाँ पर आज हम अब गोवा जैसा मैंने देखा, यह जो विनय शर्मा जी का यात्रा वर्णन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी। देखो यहाँ पर पहला परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है, और उसको हम अब सविस्तर रूप से देखते हैं। तो देखो आपको आपकी किताब में देखना है कि गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। गोवा सिर्फ नाम ही काफ़ी है, गोवा सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जब भी हम गोवा का नाम सुनते हैं, तो नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित मतलब अनुरूप, ऐसा भी उसका मतलब होता है, या फिर जैसे कि मराठी में हम कहेंगे डोलणे, म्हणजेच आपलं जे मन आहे ते मन डोलायला लागतं। फक्त गोवा नाव ऐकल्याबरोबरच आपलं जे माइंड आहे, आपलं जे मन आहे, ते मन काय करायला लागतं, डोलायला लागतं। तो उसका मतलब यही कि तरंगायित, डोलने मराठी में, या फिर हिंदी में और भी कह सकते हैं हम नागमोड़ी, ऐसा भी उसका मतलब होता है। तो गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन क्या हो जाता है, तरंगायित हो जाता है। और भी क्यों न, क्योंकि नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। यहाँ की प्रकृति, मतलब वहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा मतलब क्या कहेंगे हम उसे, जलवायु। आबो हवा मतलब क्या, जलवायु। जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। तो जो टूरिस्ट है, मतलब जो पर्यटक है, वह पर्यटक गोवा की ओर खुद ब खुद इसलिए आकर्षण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली, यह सब बातें जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उसको अपने आप उन गोवा की ओर क्या कर लेती है, खींच लेती है। और यही बात यहाँ पर विनय शर्मा जी हमें बताना चाहते हैं। आगे देखो, देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटन की दिल की धड़कन है। मतलब देश के जो हमारा पश्चिमी भाग है, वहाँ पर स्थित यह एक छोटा सा क्या है, राज्य है। फिर भी छोटा सा होने के बावजूद भी
यहाँ पर हर पर्यटक की दिल की धड़कन है। कौन? गोवा। मतलब हर जो पर्यटक है और उन पर्यटकों की दिल की धड़कन है। कौन? गोवा। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। तो यही वजह है, यही कारण है कि जो विनय शर्मा जी है, वह विनय शर्मा जी अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचे। तो यही वजह थी, यही कारण था कि जो विनय शर्मा जी है, वह विनय शर्मा जी भी खुद अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर से कहाँ जा पहुँचे? गोवा को जा पहुँचे। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए थे। मतलब अब विनय शर्मा जी के जो साड़ू थे, वह साड़ू भी उनके साथ खंडवा से सह परिवार उनके साथ मिल गए थे। तो इस तरह से अब विनय शर्मा और उनका साड़ू कहाँ से? खंडवा से। इन दोनों का परिवार एक साथ अब गोवा के लिए निकल चुका है। तो अब दूसरा परिच्छेद यहाँ पर देखो, वहीं पर दिया हुआ है दूसरा परिच्छेद। तो इस तरह से विनय शर्मा जी और विनय शर्मा जी का साड़ू और उनका परिवार और विनय शर्मा जी का परिवार सभी अब एक साथ होकर गोवा के लिए वह सभी निकल पड़े। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। उजास मतलब उजाला। उजास मतलब क्या? उजाला। उजास मतलब उजाला। तो 23 नवंबर को आखिरकार जब गोवा एक्सप्रेस नामक जो रेल है, वह रेल मडगांव रुकी तो सुबह का उजाला हो गया था। तो मडगांव रुकी तो वहाँ पर उजाला हो गया था। 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस नामक जो रेल है, वह रेल रुकी तो वहाँ सुबह का उजाला हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। और उसी समय कि मडगांव गोवा एक्सप्रेस नामक जो रेल है, जो ट्रेन है, वह मडगांव रुकी तो सुबह का उजाला हो गया था। और उसी समय एक टैक्सी ने वहाँ पर हॉर्न बजाया और हॉर्न बजाते ही विनय शर्मा जी का ध्यान उसकी ओर चला गया। और उसकी ओर चला जाने के बाद हम गोवा एक्सप्रेस नामक जो ट्रेन है, जो रेल है, उसमें से हम उतर गए। और उतरने के बाद उस टैक्सी में जाकर बैठ गए। और टैक्सी में बैठने के बाद टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। उसके बाद टैक्सी में बैठने के बाद जो टैक्सी है, वह टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकावट मिट गई। क्योंकि वह जो टैक्सी जिसमें हम बैठे थे, वह एक पतली सी सड़क पर चलने लगी और उसके शीतल, जैसे कि हम मराठी में कहेंगे ठंड, शीतल हवा के झोंकों से मन क्या हो गया था? प्रसन्न हो गया था, प्रफुल्लित हो गया था, आनंदी हो गया था। और यात्रा की मतलब जो प्रवास का जो सारी थकान थी, वह थकान भी उस वजह से क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी, मिट गई थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। तभी उसी समय मैं सोचने लगा, मैं मतलब मैं नहीं, गोपाल खर्डे नहीं, विनय शर्मा जी, तो मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद होता है। इस तरह मैं सोचने लगा। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। इसीलिए देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हिल स्टेशंस होते हैं, ऐतिहासिक स्थल होते हैं, या फिर हर एक प्रकार के स्थल होते हैं, वहाँ पर लोग घूमने के लिए किस लिए जाते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की जो जीवन होता है, लाइफ होती है, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो उससे निजात पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, कुछ समय के लिए आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। और यही बात यहाँ पर विनय शर्मा जी भी हमें यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। कि जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो
तो उनसे निजात, निजात मतलब हम क्या कहेंगे, मुक्ति, छुटकारा। निजात मतलब मुक्ति, छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पर्यटन ही होता है। देखो बच्चों, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और हम निरंतर पढ़ाई करते हैं तो हमें थोड़ा क्या कहेंगे हम, बोरिंग लगने लगता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए कि किताब को साइड पर रख देना चाहिए और कुछ समय के लिए इधर उधर घूम के आना चाहिए, और घूम आने के बाद फिर से किताब लेकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो मन है वह मन भी क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और यही यहाँ पर विनय शर्मा जी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि जो बदला हुआ एटमॉस्फेयर होता है, बदला हुआ जो वातावरण होता है, और उसके वजह से जो हमारा मन होता है वह मन क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, और शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और इसी के वजह से जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, उसको भी कुछ समय के लिए क्या मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है, विश्राम मिल जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पर अब जो विनय शर्मा और उनके साड़ू दोनों के परिवार गोवा पहुँच चुके हैं, मडगांव में उतर गए, और उसके बाद वहीं से एक टैक्सी में बैठकर वह गोवा के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते में ही अब देखो यहाँ पर अगला परिच्छेद यहाँ पर देखो, तीसरा परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित एक कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। कि इसके बाद कुछ देर बाद, कुछ समय उस टैक्सी में यात्रा करने के बाद, मतलब ट्रैवलिंग करने के बाद, जो हमारी टैक्सी है, जिस टैक्सी में हम बैठे थे, वह टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर, मतलब हम मडगांव से निकल गए, और मडगांव से निकलने के बाद 5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में एक स्थित कस्बा बेनालियम नामक एक रिसोर्ट में, मतलब रुकने के लिए जो आश्रय स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में रिसोर्ट कहा जाता है। रुकने के लिए जहाँ पर व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, रिसोर्ट। तो कस्बा बेनालियम नामक एक रिसोर्ट में आकर हमारी जो टैक्सी है जिसमें हम बैठे थे वह रुक गई, और रुकने के बाद हम रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। मतलब जब हमने गोवा घूमने की प्लानिंग की थी, और उसी समय हमने यह जो कस्बा बेनालियम नामक जो रिसोर्ट है, वह रिसोर्ट हमने पहले से ही क्या कर लिया था, बुक कर लिया था। इसीलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने सूट पे चले गए। अब वहाँ पर रुकने के बाद कस्बा बेनालियम में जाकर हमारी टैक्सी रुकी, और वहाँ रुकने के बाद हमने औपचारिकता खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना, किसी या फिर खाने के बारे में जानकारी लेना, ऐसा भी उसका एक मतलब होता है, खाना पूर्ति या फिर औपचारिकता पूरी करना। तो इसीलिए हमने औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से जो हमारा सूट था उस सूट में हम चले गए। सूट मतलब एक सूट का मतलब ऐसा भी होता है, चौकट ऐसा भी उसका मतलब होता है, या फिर फिर्याद ऐसा भी उसका एक मतलब होता है, या फिर जैसे हम मराठी में कहेंगे कि वरिष्ठांनी केलेली विनंती, ऐसा भी उसका एक मतलब होता है। या फिर सूट ऐसा भी उसका एक मतलब होता है। सूट जैसे कि हम मराठी में कहेंगे सवलत, सूट। तो औपचारिक खाना पूर्ति करने के बाद उसके बाद हमने अपने सूट में
चले गए, क्योंकि वहाँ पर 2 परिवार थे, इसलिए अपने अपने सूट में उसके बाद चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। अब वह मडगांव से 5 किलोमीटर दूरी पर एक कस्बा बेनालियम नामक जो रिसोर्ट है, वहाँ पर दोनों परिवार रुक गए हैं और अब आराम करने के इरादे से वह अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलते, यहाँ पर विनय शर्मा जी हमें बताना चाहते हैं कि इससे पहले कि हम कमरे से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। कि अब वह उस रिसोर्ट में रुके हैं और कमरे से बाहर निकलने से पहले यहाँ पर विनय शर्मा जी हमें बताना चाहते हैं कि गोवा की जो कुछ खास बातें हैं वह मैं आपको यहाँ पर बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर विनय शर्मा जी गोवा जो एक पर्यटन स्थल है इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। दरअसल मतलब जैसे कि हम अंग्रेजी में कहेंगे एक्चुअली, मराठी में कहेंगे हम खरे पाहता कि खरोखर। दरअसल गोवा 2 राज्यों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। तो इस तरह से गोवा 2 भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा जिला तथा दूसरा उत्तर गोवा जिला। तो इस तरह से गोवा राज्य इन 2 भागों में बटा हुआ है और आपको भी ध्यान में रखना है। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह तो हम सभी को मालूम है कि जो गोवा एक छोटा सा राज्य है और इस राज्य की कैपिटल मतलब राजधानी कौन सी है, पणजी है। और यह पणजी शहर वहाँ की जो मांडवी नामक जो रिवर है, जो नदी है, और उस नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। मतलब जहाँ पर पणजी शहर मांडवी नदी के किनारे स्थित है, यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा इस नदी को मतलब मांडवी नदी को साल भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम से प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। फिर भी यह सब क्या है कि समुद्री इलाका होने के वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो मौसम है, वह मौसम प्राय कैसा होता है, उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। उमस मतलब गर्मी, उमस मतलब क्या, गर्मी। तो गर्मी तथा हवा में नमी बनी रहती है, क्योंकि पूरा समुद्री इलाका होने के वजह से वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। क्योंकि वह समुद्री इलाका है, इसलिए शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। क्योंकि हवा में क्या है, वहाँ पर उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है, इसलिए हमारा जो पूरा शरीर है वह शरीर कैसा हो जाता है, चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं। क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा, मुंबई भी जो अरबी नामक जो समुद्र है उसके तट पर मुंबई शहर स्थित है, इसलिए वहाँ भी बहुत उमस तथा हवा में नमी होती है। लेकिन यहाँ पर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरी तीमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। वहाँ मुंबई जितना चिपचिपाता नहीं रहता। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, मतलब जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र हरी तीमा मतलब क्या, हरियाली। हरी तीमा का मतलब क्या होता है, हरियाली। हरी तीमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। मतलब यहाँ पर मतलब गोवा का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। फिर भी वहाँ की जो धूप है, वह धूप क्या होती है, तीखी ही है। यहाँ तक आज हम गोवा जैसा मैंने देखा, यह जो यात्रा वर्णन है, इस यात्रा वर्णन के बारे में
तो आगे और एक छोटा सा यहाँ पर परिच्छेद दिया हुआ है, उतना भी हम देख लेते हैं और बाद में रुक जाएंगे। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। तो यूँ तो मतलब जो गोवा शहर है, गोवा एक पर्यटन स्थल है, वह अपने खूबसूरत रेतीले तटों मतलब किनारा, तट म्हणतो आपण ज्याला, तटों शोर्स समुद्र किनारा, सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। मतलब जो गोवा है, वह गोवा की खूबसूरती क्या है, वहाँ के सफ़ेद रेतीले तटों, वहाँ के महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए गोवा एक पर्यटन स्थल जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी गोवा एक पर्यटन स्थल, एक सांस्कृतिक विरासत, वारसा भी समेटे हुए है कि जो सांस्कृतिक जो विरासत है, जो हेरिटेज है, जो वारसा है, वह वारसा भी समेटे हुए है। तो यहाँ तक आज हम गोवा जैसा मैंने देखा, यह जो यात्रा वर्णन है विनय शर्मा जी का, आज हम यहीं पर रुकेंगे। अगली बार हम यहीं से, आज जहाँ हम रुके हैं वहीं से आगे इस यात्रा वर्णन के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।